सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पुराने वक्तों की बात है कि एक पहाड़ी के दामन में एक गांव आबाद था। गांव क्या था? समझ लें कि जन्नत का एक टुकड़ा था। पहाड़ से गिरती आबशार का शोर था, सुकून से बहती हुई नदियाँ थीं, हर तरफ फैला हुआ सब्ज़ा, खूबसूरत फूलों के नज़ारे थे और उनके बीचों बीच गुजरते हुए खूबसूरत रास्ते भी थे। और सबसे बढ़कर गाँव के रहने वाले जिन्हें अल्लाह ताला ने इखलाक और हुस्न की दौलत से खूब नवाजा था। अच्छा, उस गांव में हर साल एक मेला लगता था। मेला, अब एक बार उस मेले में एक सर्कस कंपनी भी पहुंच गई। उस सर्कस में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था। उनके इंटरेस्ट के लिए, दिलचस्पी के लिए तरह तरह के, आप समझ लें कि आइटम थे। यानी हाथी के करतब थे, घोड़ों का रक्स था, शेर के खौफनाक करतब थे, जिम्नास्टिक करने वालों की हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंस थी। इसी वजह से ये जो सर्कस था कि गाँव में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बड़ा पॉपुलर हो गया, बड़ा मकबूल हो गया और लोग वहाँ पर आते और सर्कस का जो हर शो था वो हाउसफुल होता था। इस सर्कस के मालिक के हम कह सकते हैं कि वारे न्यारे हो गए। अब दूसरा, उसे गांव इतना पसंद आया कि जब मेला ख़त्म हुआ उसके बाद भी उसने अपना सामान नहीं समेटा, यानी सर्कस को वहीं पर लगा रहने दिया। लेकिन मेले के बगैर सर्कस चल सकता है क्या? कैसे चलता? लोग भी एक तमाशा बार बार देखकर तंग आ गए। लोगों ने आना छोड़ दिया तो सर्कस वालों को खाने के लाले पड़ गए। अब मुलाजिम आकर मालिक को समझाने लगे कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी और जगह पे मेले में जाकर हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन वो क्या कहते कि जब इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाए तो कुछ हो नहीं सकता। दिल के हाथों मजबूर मालिक नहीं मान रहा था। एक सियाना जो कि काफ़ी उम्र का शख्स था, बूढ़ा शख्स था, सियाना था, जो सर्कस में जोकर का काम करता था, वो मालिक के पास आया और उसने इजहार ख्याल करने की कोशिश की। जिसके जहन में था उसने बताया कि हुजूर, लोग एक तमाशा बार बार देखने नहीं आते, उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, तो लोग नहीं आएंगे। आप या तो ये बदल लें या फिर इस जगह को बदल लें, या तमाशा बदल लें या जगह बदल लें, वरना सर्कस में मौजूद मुलाजिम और जानवर भूखे मर जाएंगे या फिर आपको छोड़कर कहीं दूर भाग जाएंगे। अब जो उसने बोला, उसकी इस नसीहत ने मालिक की आंखों पर जो पड़ा हुआ आप समझने के पर्दा था वो उठा दिया और वो ये गाँव छोड़कर नई जगह, नए मेले में जाने के लिए तैयार हो गया, यानी उसने अपनी ज़िद छोड़ दी। अब इस कहानी का सबक क्या है? हर कहानी सबक के लिए होती है, आप कोई लेसन सीखते हैं उससे। इसका सबक ये है कि इंसान की तबीयत में ठहराव नहीं है। जो इंसान वक्त और हालात के साथ बदलने का फ़ैसला नहीं करता, वक्त और हालात उसे कुचल कर रख देते हैं। और कुछ ऐसे हालात हमारे मुल्क की सियासत के भी हैं, हमारी पॉलिटिक्स, जहाँ इस वक्त एक सर्कस लगा हुआ है। आप देख लें कि हमारी सियासत कम, सर्कस आपको ज़्यादा लगेगा। अब बात करते हैं आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाला पीडीएम का एहतजाज था, उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। आज ये जो पीडीएम की 11 जमातों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर वो क्या कहते हैं कि मुजाहिरा कर रहे हैं, अपनी ताकत का, अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा किया। कहते हैं तो फिर सियासी ताकत का मुजाहिरा ही होगा। अब मुझे पीडीएम की तहरीक एहतजाज कम एक ड्रामा ज़्यादा लगती है, समझ नहीं आती करना क्या चाहते हैं, तमाशा लगती है, ड्रामा लगते हैं। आप ये कहेंगे कि ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि लफ्ज़ कम बल्कि बदतहज़ीबी ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं नाजरीन कि जो तहरीक आपके लिए, अवाम के लिए, यानी अवाम के मसाइल के हल के लिए थी, ऐसा ही है ना? ये कहते थे अवाम मुश्किल में है, जमहूर मुश्किल में है, जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत की बका, हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो गया, अवाम के साथ ये हो गया, अवाम के साथ वो हो गया। ये आपके लिए बाहर निकले थे, अवाम के लिए बाहर निकले थे। अब इसमें अवामी मसाइल नज़र ही नहीं आते। कितनी बार सुना आपने इनको अवाम के बारे में बात करते हुए? कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना। मेरे ख्याल से बिल्कुल सूटेबल है यहाँ पे कि ये आपके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन बेसिक जो उनका एजेंडा है वो वही है जिसके बारे में ज़्यादा बात होती है, यानी अवामी मसाइल की बजाय इदारों पर तनकीद के नश्तर बरसाए जाते, तुंदो तेज़ तनकीद के नश्तर। अब अवाम के मसाइल का कोई जिक्र अगर ना हो तो फिर इसे तमाशा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? यानी अगर आप क्लियर ही नहीं है कि बाहर क्यों निकले हैं, आप इस बात पर ही क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, आपके कॉल में फेल में बाकायदा तजाद है, तो फिर कोई आप पे यकीन कैसे करेगा? फिर इसको ड्रामा कोई नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? इसको बड़ी फिल्म नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? तमाशा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? आप मुझे बताइए। जब ये तहरीक शुरू हुई थी, ये 11 जमातें तकरीबन हर बड़े शहर में अपना
शो कर चुकी हैं, क्या कहते हैं, पावर शो। अवाम भी बार बार एक ही रोना सुन सुनकर बाकायदा तंग आ गए। अब यहाँ भी हाल बिल्कुल ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, कहानी सर्कस वाला है, यानी तमाशा नहीं बदलती लेकिन हालात बदलना चाहती है। और सच्ची बात क्या है कि अवाम बार बार एक आइटम कब तक बर्दाश्त करेंगे, और क्यों? अवाम को कुछ नया चाहिए, कुछ नया दिखाएं, अवाम देखेगी। कभी कहते रहे कि अब की बार, कभी आर या पार, कभी कोई जलसा फैसला कुन होगा, तारीखी होगा, आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी इस्तीफे, कभी सेनेट इलेक्शन लड़ने से इनकार, और फिर कभी इकरार, कभी किसी रैली को आखिरी धक्का करार देना। अब बताएं जरा, इनके तो बयान आपस में नहीं मिलते। ये जो कहते हैं वो होता ही नहीं है, जो कहते हैं बल्कि उसके उलट हो जाता है। जो अवाम का समंदर कहते हैं उमड़ आया था, 3-4 लोग होते हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, वो इनको समंदर लग रहा होता है, जमे गफ़ीर लग रहा होता है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? एक तो ये लोग कंफ्यूज हैं, और दूसरा अब इस तहरीक को धक्के लगा लगा कर कारकुन भी तंग आ गए। उनको पता है निकलना तो कुछ है नहीं इसमें से, बनना तो कुछ है नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और आखिर उन्हें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया? अब मज़े की बात यहाँ पर क्या है कि कारकुनों को छोड़ें, इस तहरीक में शामिल जो जमातें हैं उनको खुद नहीं पता कि हमारी मंजिल क्या है, हमने जाना कहाँ पर, हमने आखिरी ब्रेक कहाँ पे लगानी है। अपनी मंजिल का कुछ पता ही नहीं है इनको, चले जा रहे हैं। ये अनगाइडेड मिसाइल, समझते हैं नाज़रीन, अनगाइडेड मिसाइल है पीडीएम टोला, अनगाइडेड मिसाइल। अब ये वक्त कहने के बड़ा अहम है, बड़ी अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन जमातों को मिलने वाली जो फंडिंग है उसके केसेस चल रहे हैं। अब ऐसे में इस इदारे के बाहर जाकर ये सब करना, मजमा लगाना, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पर तनकीद करना, या उसके हुकाम को आप कह लें कि काम को दबाव में लाने की कोशिश करना, अगर ये दबाव उन पर नहीं डालना चाह रहे तो और क्या है? उनके हुकाम को दबाव में लाने की बाकायदा कोशिश अगर ये नहीं है तो फिर और क्या है? अब मेरा छोटा सा एक मशवरा पीडीएम की आदत के लिए, कि जो मनपसंद फैसले होते हैं ना, जो आप चाहते हैं, और हर चीज़ चाहने से नहीं मिलती, मनपसंद फैसले ऐसे नहीं मिलते। इसके लिए आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? दिमाग पर जोर देना होता है, मेहनत करनी होती है, सबूत ढूंढने पड़ते हैं। अगर कोई हो तो मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, वरना जितना मर्जी इन जलसे रैलियों के ड्रामे कर लें, होना कुछ है नहीं एंड में। अब नाज़रीन, आज के जो पीडीएम शो का एक एजेंडा, आप समझ लें कि एक एजेंडा, वाहिद एजेंडा, सिंगल, जो मुझे समझ आया, नून लीग की नायब सदर से लेकर जेयूआई के सरबराह तक जो सबक इस ड्रामे में पढ़ाने की कोशिश करते रहे, वो ये था कि इमरान खान दुश्मनों का एजेंट है। इमरान खान ने भारत और इसराइल से पैसे लेकर इंतखाबात में खुलकर धांधली की और इक़्तिदार पर बाकायदा काबिज हो गया, कब्जा कर लिया। अच्छा जी, चलें, अगर पैसे से इक़्तिदार मिलता है तो फिर ये पैसे तो आपके पास भी कम नहीं है, इमरान खान से ज़्यादा ही होंगे आपके पास। अब आप बताएं कि आपने पैसे क्यों बचाए? लगा देते ना। क्या डर ये था कि अगर हार गए तो फिर जो पैसे करप्शन की कमाई से कमाए हैं वो भी चले जाएंगे, हार भी होगी और वो भी चले जाएंगे। आप मान लें कि इक़्तिदार में नोट नहीं, वोट पहुंचाते हैं आपको, आपका बयानिया, आपका विजन, आपकी परफॉर्मेंस। एक और बात, आज ये एक मुझे लगता है एक अच्छा काम किया कि पीडीएम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। यानी उन्हें पता था कि जो खुद अपने लिए रुकावट हैं, कहते हैं ना कि जो खुद अपने लिए दुश्मन बन जाता है उसको फिर दुश्मन की क्या, दुश्मन तो बड़ा खुश होता है कि ये तो खुद अपने ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहा है, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहा है, और खुद ये गड़ा जो खोद रहा है इसमें इसने खुद ही गिर जाना है। तो दुश्मन बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, मुखालिफिन समझ लें कि रिलैक्स हो जाते हैं। अब हुकूमत ने इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली, इन्हें खुद एक्सपोज होने दिया है कि अच्छा है जी, खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे जितने ब्लंडर्स कर रहे हैं ये, ताकि पता चल जाए कि ये लाखों का कैसा समंदर था जो एक सड़क पर ही समा गया। अगर हुकूमत इसे रोकती तो फिर पीडीएम का प्लान क्या था? ज़रा सुनिएगा कि सरबरा पीडीएम क्या इरादे रखते थे। चलाइएगा क्लिप। देखा आपने क्या इरादे रखते हैं ये साहब जो कि पीडीएम के सरबरा हैं। ये खुलेआम क्या कह रहे हैं कि अगर हुकूमत कंटेनर लगाती तो इन्होंने ये उठाकर फेंक देने थे। बिल्कुल अवाम का जो समंदर निकला था ना, जिनके रास्ते में जो चीज़ आती ये उसे बहा कर ले जाता, लेकिन हकीकत में ये आपके दिल के अरमान है जो कि बहा कर ले गए। अब आप मुझे बताइए कैसा समंदर है जिसे देखकर हुकूमत के हौसले भी बढ़ गए, उनका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया, उन्हें आप लोगों को टेंशन ही नहीं है, आप जो मर्जी करें, कहते करें, आप कल जो करना है वो आज करें। वो भी कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च ले आए, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, वो टेंशन ही नहीं ले रहे आपकी। इस बात की आप टेंशन लें कि कोई आपको सीरियस नहीं ले रहा।
آج اس جلسے کو دیکھ کر حکومتی وزراء کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے آج کے جلسے میں جھنڈے زیادہ تھے، گاڑیاں زیادہ تھیں اور بندے کم تھے۔ اب یہ وزیر بھی کمال کرتے ہیں، انہیں کون بتائے کہ جلسے میں بندے لانا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، ایک ایک بندے کو لانے کے لیے وہاں پہ ترلے کرنے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں، ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، پھر کہیں جا کر رونق لگتی ہے، رونق جمع غفیر۔ پی ڈی ایم والوں نے آج کے جلسے میں رونق لگانے کے لیے ویسے بہت محنت کی تھی، بڑے پاپڑ بیلے تھے، ذرا دیکھیے کیا کیا کرتے رہیں گے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، پی ڈی ایم کے آج کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے جا رہے ہیں، کھانا، راشن، پتہ نہیں کتنی چیزوں کے وعدے کیے گئے عوام سے، بیچاری عوام سے۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ چلو وعدے اگر آپ نے کر ہی لیے تھے، آپ نے 2 نمبر طریقہ استعمال کر ہی لیا تھا کہ اس طرح وہاں پہ جمع غفیر لگائیں گے، لوگوں کو جمع کریں گے، پھر وعدے پورے کر لینے تھے نا ان بیچاروں سے جو کیے تھے۔ معصوم لوگ ہیں وہ، کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا، ہمیشہ کی طرح اپنی عادت سے مجبور آپ لوگوں نے۔ میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کے لیے باقاعدہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، ایسے رہنماؤں کے لیے جو سیاست میں یہ حرکتیں کر کے احتجاج کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ۔ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے نا اللہ کے بندو، تو آپ لوگوں کو یہ سازشیں نہ کرنی پڑیں، یہ چھوٹی چھوٹی گری ہوئی حرکتیں نہ کرنی پڑیں جس کے لیے آپ لوگ کتنا گر جاتے ہیں۔ اور بے شرمی دیکھیے کہ اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے یہ لوگ خود وہی کام کر رہے ہیں جس پہ تنقید کرتے ہیں۔ یعنی اب میں کیا کہوں اس پہ کہ جس کام کے خلاف احتجاج، اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے وہی علاج۔ جب ایسی 2 نمبریاں آپ کریں کہ 2 نمبریاں بھی ویسے چھوٹا لفظ ہے، آپ نے 4 نمبریاں کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ کا احتجاج مجھے پتہ ہے کیسے کامیاب ہوگا، عوام آپ پر اعتبار کیسے کریں گے، اور سب سے بڑی بات کیوں کریں گے؟ عوام آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے، ابھی بھی نہیں کرتے، تبھی تو حرکتیں کر رہے ہیں آپ۔ آج کے جلسے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب پر سب سے بڑا الزام کیا لگایا نون لیگ کی نائب صدر نے؟ انہوں نے ایک پرچی سے پڑھ کر اپنے والد کی وہ جو ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا ہوا پرچیوں کا، اس کو پورا کرتے ہوئے، اس ریت کو برقرار رکھتے ہوئے محترمہ نے پرچی سے پڑھا، اور پرچی سے پڑھ کے ان دشمنوں کے نام بھی بتا دیے جنہوں نے عمران خان صاحب کو بقول ان کے فنڈنگ کی ہے۔ اب اس الزام کی حقیقت میں بات کروں گی، پہلے ذرا کلپ چلائے گا مریم صاحبہ۔ تو نون لیگ کی نائب صدر کے لیے ڈھیر ساری تالیاں، کیا پرفارمنس ہے، کس طرح کھل کر آپ جھوٹ بولتی ہیں، کیا کانفیڈنس ہے آپ کا، کیا ڈٹائی ہے آپ کی، ڈٹائی کی معراج پر آپ بیٹھی ہیں مریم صاحبہ۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ بی جے پی کے ایک شخص جن کا نام کیا لے رہی ہیں جی، اندرجیت، انہوں نے عمران خان کی فنڈنگ کی۔ اب اسی طرح ایک اسرائیلی شخص نے بھی عمران خان کو فنڈ دی ہے۔ اب ان ناموں کی پرچی نون لیگ کی نائب صدر کو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کس نے دی، کس نے پہنچائی یہ پرچی آپ تک؟ عوام جاننا چاہتے ہیں۔ اور خبر کیا ہے کہ بی جے پی والے بھی مریم نواز سے اس شخص کا پتہ پوچھ رہے ہیں، انہیں بھی فنڈ چاہیے۔ اور میرا بی جے پی والوں کو آج یہ مشورہ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ فنڈنگ کے لیے نون لیگ کی جو نائب صدر صاحبہ ہیں نا، ان سے رابطہ کر لیں، کیونکہ بھارت میں کاروبار تو ان کے بھی ہیں۔ اور فورن فنڈنگ معاملے پر میں کچھ حقائق آپ سے شیئر کروں گی ناظرین، بڑی غور سے اور یہ دھیان سے سننے والی بات ہے، جس سے آپ کہہ لیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو شاید میری بات اچھی نہ لگے، بہت سے لوگوں کو ویسے میں اچھی نہیں لگتی سچ بولنے کی وجہ سے، سچ کڑوا ہوتا ہے اور ہضم بھی دیر سے ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے نا، وہ 2014 میں شروع ہوا تھا، اور اس وقت میں سوال ذرا پوچھنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے بھی جو الزامات لگاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اپنے گریبانوں میں جھانک کے نہیں دیکھتے، مرے ہوئے ضمیر ہیں ان کے، مردہ ضمیر ہیں ان کے۔ 2014 میں کس کی حکومت تھی مریم نواز صاحبہ؟ 2014 میں کس کی حکومت تھی؟ اس وقت یہ نام کیوں نہیں بتائے گئے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ جواب ہوگا تو ملے گا۔ اب دوسری بات، اب آپ الیکشن کمیشن پر باقاعدہ چڑھائی کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑی بڑی باتیں، آپ لوگ چھوٹی باتوں کو کرتے نہیں ہیں، آپ کی ساری باتیں بڑے بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑی بڑی آپ باتیں کرتے ہیں۔ اب مجھے ذرا بتائیں کہ آپ اس کیس کے مدعی کیوں نہ بنے؟ کیا رکاوٹ تھی، کیا وجہ تھی، کیوں تب آپ کے ذہن میں کیوں یہ آئیڈیا نہیں آیا؟ بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو تحریری بیان کیوں نہیں دیا آپ نے اب تک؟ کیا صرف جلسوں میں بیان دیکھ کر سیاست چمکانا آتی ہے آپ لوگوں کو؟ ہمت نہیں ہے قانونی لڑائی لڑنے کی؟ اب 2014 سے 18 تک تو آپ کی حکومت تھی، اب ذرا یہ بتا دیں کہ جے آئی ٹی آپ بناتے، آپ کرا لیتے کھل کر تحقیقات، کیوں نہیں بنائی جے آئی ٹی، کیوں نہیں کروائی تحقیقات؟ نہیں کروائی نا، کیونکہ پتہ تھا کہ فورن فنڈنگ کیس ایکچولی کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ فالودے والے، چینی والے، پاپڑ والے آپ کے بے نامی دار ہیں، تعلق دار کرپشن کے سہولت کار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نہیں ہیں وہ سہولت کار۔ وزیر اعظم تو فورن فنڈنگ معاملے پر ہر چیز خود عوام کے سامنے لانے کا اعلان کر چکے ہیں، اور یہ کانفیڈنس ایک سچے بندے میں ہو سکتا ہے، جھوٹے میں نہیں ہو سکتا، منافق میں نہیں ہو سکتا۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں خان صاحب۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ پہ آ گئے۔ میں بڑا خوش ہوں
میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ایک الیکشن کمیشن کو میں یہ کیونکہ ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک وقت پہ پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمیشن میں ہمارے فنڈز ہیں، ہمارے جو بھی ہماری جو آڈٹ رپورٹ ہے ہماری رکھیں، نون لیگ کی رکھیں، پیپلز پارٹی کی رکھیں، اور مولانا فضل الرحمان کی رکھیں۔ میں آج سب کے سامنے کہتا ہوں کہ لوگوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو ان کی تو فنڈنگ ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ تو بڑے بڑے مرغوں پکڑ کے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ اقتدار میں آ کے ان کو پیسے پورے کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے باہر، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ انہوں نے باہر کے ملکوں سے پیسے لیے ہیں یہ دونوں نے۔ اب ہم وہ پارٹی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہم نے، اور ہم باقاعدہ آڈیٹڈ ہے ہمارا سارا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو یہ پی ٹی آئی کی 40,000 ہمارے نام ہوں گے جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ نام نہیں ہوں گے جو چینی والا اور وہ پاپڑ والا، ہمارے سارے آپ دیکھیں گے، ان لوگوں کو کانٹیکٹ کریں، آپ کو وہ بتائیں گے کہ ہاں ہم نے فنڈ ریزنگ ڈنر اٹینڈ کی، 40,000 ہمارے نام ہیں۔ یہ اچھا ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ انہوں نے یہ کھول دیا ہے، اب یہ سب کے سامنے پبلک پہ آنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے اپنا پیسہ کیسے اکٹھا کیا، سارے ہمارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہے، جو یہ فورن فنڈنگ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوپن ہونا چاہیے پبلک کے سامنے، اور ان کا بھی سب کے سامنے آنا چاہیے، ان کی جو انہوں نے فنڈنگ کیا نا یہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور یہ بات میں اپنے الفاظ دہراؤں گی، وہی کہہ سکتا ہے جو سچا ہو، کھرا ہو، منافق نہ ہو، کانفیڈنٹ ہو، پورے اعتماد ہو، اور پورے اعتماد وہی ہوگا جو صحیح ہوگا، یعنی جس کے دل میں چور نہ ہو۔ میں بھی الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ پی ٹی آئی سمیت سب پارٹیز کی جو فنڈنگ والا معاملہ ہے اس کو پبلک کر دیں، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون بیوقوف بنا رہا ہے، کون سچا ہے، معاملہ ہے کیا، قانونی معاملے پر عوام کو کون ورگلا رہا ہے، اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش آخر کون کر رہا ہے۔ جیسے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ سامنے آنی چاہیے، ایسے ہی نون لیگ کی فنڈنگ کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ نون لیگ کی طرف سے جو من پسند میڈیا کو اتنے جو کیا 70 کروڑ دینے کا راز بھی کھلنا چاہیے یقینی طور پہ، پیپلز پارٹی فنڈنگ کا بھی یقینی طور پہ پتہ چلنا چاہیے، سب کے لیے ایک جیسا رول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک قانونی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، جس پر پی ڈی ایم کی عادت چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، اسی لیے آج کے جلسے میں بھی آپ کو بلاول زرداری نظر نہیں آئی۔ حکومت بھی اگر گرانی ہے تو اس کا بھی کوئی آئینی طریقہ ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی بڑی منجھی ہوئی سوچ ہے جو بات چیت پر یقین رکھتی ہے، جس پر پیپلز پارٹی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے۔ غیر آئینی طریقہ کار پہ وہ بندہ یقین نہیں رکھے گا جو خود کو جمہوری کہے گا، خود کو منجھاوا سیاست دان کہے گا۔ کلپ ہوگا رحمان ملک صاحب کا، ذرا چلائیے گا ٹیم۔ آگے بڑھیں۔ بالکل رحمان ملک صاحب کی بات آپ نے سنی، اس بات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزن ہے، اور اب میرے خیال سے حکومت والے ہوں اپوزیشن والے ہوں، تمام لوگوں کو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ عوام کی بہتری آخر کس چیز میں۔ جیسے کہ میں نے ایک سٹوری سنائی تھی، ورنہ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہو جائے گا جو سرکس میں ہوا تھا کہ ان کی سرکس فیل ہو جائے گی، کیونکہ جو کر رہے ہیں عوام کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کا نام لیا جا رہا ہے، عوامی مسائل پر ہم باہر نکلیں، عوام کے لیے نکلیں، یہ صرف کہانی جو سنائی جا رہی، حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے، اور عوام بھی سمجھ چکی ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ جن کو پاگل بنایا جا رہا ہے، جن کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جن کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، جن کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے، جن کو ٹیشو پیپر کی طرح ہمیشہ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے مزید نہیں چلے گا۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پہ میرے ساتھ موجود ہوں گے مفتی قوی صاحب اور حریم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی عبدالقوی یہ وہ نام ہے جو ہر تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ خبر کی زینت بن جاتے، اور کیوں بن جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ وہ شخصیت کہہ لیں جن پر آئے روز سوال اٹھتے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے، اور ان کی حرکات پر کوئی سوال اگر نہ اٹھتا، اگر ان کے نام کے ساتھ یہ مفتی نہ آتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مفتی صاحب کو مسجد یا مدرسے میں تو شاید کسی نے دیکھا ہو، لیکن قابل اعتراض ویڈیوز میں پوری دنیا نے دیکھا اور بار بار دیکھا۔ اب ان کی جو حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ سب کے سامنے ہے، اور میرے خیال سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، بلکہ سب نے دیکھ لی ہوگی۔ حریم شاہ کی مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو کا سوشل میڈیا پر ہنگامہ ہے۔ اب اس ویڈیو کے بعد مفتی صاحب کی کئی اور ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔
اسی حوالے سے آج میں نے شو میں دعوت دی ہے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے محتاج نہیں. بہت شکریہ حریم جوائن کرنے کے لیے. اور مفتی عبدالقوی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے سیگمنٹ میں. حریم سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے آپ نے تھپڑ مارا مفتی صاحب کو, یہ کہاں کی ہے, ایسا کیا ہوا تھا, آپ کو بلایا گیا تھا, اور آخر ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ نے تھپڑ ہی مار دیا؟ جی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں. ایک ٹی وی چینل ہے نیشنل چینل جی ٹی وی, ان کی میں ہوسٹ ہوں, اور انہوں نے مجھے مطلب ہفتے میں 2 دن دیے کہ آپ ہمارے چینل سے آ کے ایک پروگرام ہوسٹ کریں گی. تو میں نے پروگرام جو ہوسٹ کرنا تھا تو ان میں سب سے پہلے میری جو وش تھی وہ یہ تھی کہ میں ان تمام لوگوں کو اپنے شو کے اندر بلاؤں گی اور ان کو اپنے سامنے بٹھاؤں گی, اور جن کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل ہوا, اور وہ میں ساری کی ساری سچائی عوام کو بتاؤں گی اور عوام تک وہ ساری چیزیں لے کر آؤں گی. اگر مجھے ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع ملے, مجھے بولنے کا موقع ملے, تو جو میری غلطیاں ہیں, جو میری کوتاہیاں ہیں, وہ بھی میں عوام سے شیئر کروں گی. لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب, اور جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب میں بے نقاب کروں گی. تو سب سے پہلے میں نے مفتی عبدالقوی صاحب کو وہ سارے پروف, سارے ثبوت میں سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں. آپ ان کو اگر دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ سننا چاہیں تو وہ میں آپ کو سب سنوا بھی دوں گی اور سب دکھا بھی دوں گی. میں نے ہاں شیئر کیجیے آپ. جی مفتی صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کیا کہ اس طرح میرا شو ہے جی ٹی وی سے اور آپ نے میرے شو میں آنا ہے. تو شو کے لیے آپ کو پتہ ہے ان کو چینل نے کوئی پیسے وغیرہ کچھ نہیں پے کیا, لیکن میں نے ان کو ٹکٹ بھی اپنے پیسوں سے لے کے دیا آنے جانے کا. ان کو میں نے 50,000 اپنے جیب سے پے کیا, اور ان کو میں نے جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا وہ بھی میں نے اپنے جیب خرچے سے ٹھہرایا کہ میرے مہمان ہیں, میرے گیسٹ ہیں. اور اچھا حریم سوری ایک منٹ حریم ایک منٹ, کہاں سے آپ نے ان کو بلایا تھا, کس شہر سے آئے تھے, آپ کس شہر میں کام کریں, اس لیے یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے. جی میں کراچی میں اس وقت مقیم ہوں, میں کراچی سے یہ شو ہوسٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب لاہور کے اندر تھے. جب میری مفتی صاحب سے بات ہوئی, مفتی صاحب لاہور کے اندر تھے, تو میں نے اپنے ایجنٹ سے ان کا جو ٹکٹ کروایا تھا لاہور سے کراچی کا کروایا تھا. ٹھیک ہے جی وہ ٹکٹ. اچھا حریم یہ ڈی ایس این جی بھی اویلیبل ہوتی ہے دوسرے شہروں میں, تو آپ ڈی ایس این جی پہ بھی تو ان کو لے سکتے تھے نا, لائک لاہور سے بھی مہمان بن کے بیٹھ سکتے تھے, اور آپ کراچی سے ہوتی ہیں, ایسی کیا فیسلٹی نہیں تھی وہاں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, جب ڈی این سی میں نے تو ان کو بلانا تھا نا, بلا کے اپنے منہ پہ بٹھانا تھا, کیونکہ انہوں نے مجھے فیس کرنا تھا. یعنی آپ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے آمنے سامنے آ کے بیٹھیں, یعنی آپ پہلے سے چاہتی تھی. دیکھیں فضا, آپ کو پتا ہوگا, جی سب سے پہلے انہوں نے جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے میں ان کا ذکر کروں گی, پھر میں نے جو کیے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے آپ کی چینل کے توسط سے ایک سیلفی وائرل ہوئی تھی ایک لڑکی کی ان کے ساتھ, جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھی, اور یہ سیلفی آپ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ یہ سیلفی میری نہیں ہے. مفتی صاحب کو پتا تھا کہ یہ وہ لڑکی میں نہیں ہوں, لیکن مفتی صاحب نے اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حریم شاہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب پہلا جھوٹ انہوں نے مجھ پہ یہ بولا, جس کی وجہ سے میرا بہت میڈیا ٹرائل ہوا, اور مجھے میڈیا پہ طرح طرح کی گندی باتیں سننے کو ملی, جبکہ میں پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھی. میں نے خاموشی اختیار کی. میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان تمام چیزوں کا میں بدلہ لوں گی, اور ضرور لوں گی. میں نے اس وقت سے میرے اندر ایک غصہ تھا, میرے اندر ایک یہ سمجھیں کہ مجھے ایک سکون سا نہیں تھا. میں نے اس وقت سے وعدہ کیا تھا, اور میں نے ایک چینل پہ بھی بولا تھا کہ اگر زندگی میں مجھے موقع ملا اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی, تو اس بندے کو میں چھوڑوں گی نہیں. اس بندے کو میں پوری دنیا کے سامنے ذلیل کروں گی, اور پوری دنیا کو میں سچ دکھاؤں گی. میں نے ایک نیت اور میں نے ایک ارادہ تب سے کیا تھا. دوسری بات یہ مبشر لقمان کے چینل پہ میں نے کچھ عرصہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا چھوڑ دی تھی. میں بہت زیادہ فیٹ اپ ہو گئی تھی, میں پاکستان سے باہر چلی گئی تھی, میں باکو کے اندر مقیم تھی. دوسرا یہ شو کرتے ہیں جی مبشر لقمان کے چینل پہ جاتے ہیں, اور مبشر لقمان کہتے ہیں اچھا آج کل ان کی ویڈیوز اس لیے نہیں آ رہی, تو یہ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ان سے نکاح کر رکھے. تو مبشر لقمان کہتے ہیں اچھا تم نے ان سے نکاح کیا ہوا, تو یہ آگے سے ہنستے ہیں. وہ کلپ بھی موجود ہے, میں آپ کو کلپ بھی سینڈ کر دوں گی. دوسرا ایک منٹ میں مفتی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, مبشر لقمان اور باقی لوگوں کے سامنے, کہ انہوں نے آپ سے نکاح کیا. انہوں نے مجھ سے نکاح کر رکھے فضا, لیکن میں خلفاً کہتی ہوں اللہ کی قسم کہ تب تک نہ میں مفتی سے ملی تھی, نہ مفتی کے ساتھ میری کوئی ملاقات تھی, اور نہ کبھی مفتی سے میرا آمنا سامنا ہوا تھا. آپ کو اس بات کی کیا وجہ سمجھ آتی کہ مفتی صاحب لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے نکاح کیا, اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ وہ پبلسٹی کے لیے آپ کا نام یوز کرنا چاہتے ہیں, ویسے خود بھی کافی زیادہ فیمس ہیں میرے خیال سے. مجھے یہ نہیں پتا, یہ ساری باتیں جی یہ ساری باتیں آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس طرح کیا کیا. پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا, پھر میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا کہ ان تمام لوگوں کو میں ان چیز کا حساب دوں, اور ایسے لوگوں کو میں وہ کروں.
फिर अच्छा हरीम, तीसरी थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ वाले जो मैं- ताज़ा वाकया था, पहले जरा जी। ये भी बताइए कि जिस प्रोग्राम के लिए आपने मुफ्ती साहब को स्पेशल टिकट दे के स्टे करवाया आपने जी, उनका मैं किसी होटल टिकट में, बिल्कुल- आपने स्पेशल इनको बुलाया लाहौर से कराची, वो बिल्कुल। प्रोग्राम का टॉपिक क्या था? आप किस टॉपिक पे बात करने जा रही थी? क्या वो प्रोग्राम फिर हुआ, रिकॉर्ड हुआ, जी, बिल्कुल ऑन एयर हुआ, या रिकॉर्ड, लाइव जी। था, या थप्पड़ पे ही मामला खत्म हो गया? नहीं, थप्पड़ पे नहीं, पहले मैंने इनके साथ बैठ के प्रोग्राम वो किया। पहले मैं इनको बस जो मेरी और इनकी गुफ्तगू हुई उस वक्त तक मैं इनको बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मैंने इनके साथ एक शो रिकॉर्ड करना था। मैंने इनको थप्पड़ मारना था, मैंने इनको बहुत मारना था, लेकिन इनको मैंने बाद में मारना था। तब तक वो इनसे- हाँ, आपने शायद मेरे ख्याल से क्लियर किया कि आपने दिल में सोचा था कि आप इनसे बदला लेना चाहते थे, ये बिल्कुल- बदले के लिए किया आपने कि इनको बिल्कुल बुलाया स्पेशल? मैं इनको मारना चाहती थी, ये सब कुछ करना चाहती थी। उससे पहले मैं प्रूव अपने पास रिकॉर्ड करना चाहती थी, हर एक चीज़ का प्रूव रिकॉर्ड करना चाहती ठीक थी। है, ठीक जब है। मैं एयरपोर्ट पे गई, इनको एक्सपोज करने की नियत से? हाँ, मैंने जब मैं इनको मतलब टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जी आपने मेरे शो में आना है, तो इन्होंने पहले कहा कि तुम मुझे गाड़ी के मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने कहा ठीक है। मुफ्ती साहब तब एक रात को एक पार्टी के अंदर थे, वहाँ पे पार्टी माहौल था। कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मैं बहुत सारे फ़ायदे दिलवा सकता हूँ। हर चीज़ मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे फ़ोन में, आप किसी को कहें तो वो ऑन एयर चला दें कि मैं सारी चीज़ें सबूत के साथ लेके आई हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि जिसका मेरे पास प्रूफ नहीं होगा। मैं कोई ऐसी बात आपके शो में नहीं करूँगी जिसका सबूत मेरे पास नहीं होगा। इनके टिकट अच्छा का, हरीम, इनके नाज़रीन ये होटल का- जानना चाहते हैं, सॉरी मैं आपको जी, मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं करी कि मैं सुनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो हरीम के अंदर है हरीम बोले। लेकिन हरीम मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि थप्पड़ किस बात पे मारा, ऐसा उन्होंने क्या बोला, या आपने स्पेशल पहले सोचा था कि अब कुछ वो हरकत करें ना करें, आपने उनको लाहौर से स्पेशल टिकट दे के बुला के कराची में होटल के कमरे पे थप्पड़ मारना है? मैंने ये सोचा था कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे मुझसे और कहेंगे कि ये मुझसे नहीं मिले थे, इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद लगाए थे, ये सारी आवाम के सामने इसको कहेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी। लेकिन माफ़ी का मामला ही नहीं आया, इन्होंने बात को और रुके। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पर किस करना। मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है, वीडियो कॉल मेरे पास है, मैं बगैर उसके बात नहीं करूँगी, मैं साथ में लेके आई हूँ, ठीक है। और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुँचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी मुफ्ती साहब आप आ जाएँ, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने कहा, इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहाइश मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही हैं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल। और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक़्त हम ये करेंगे। और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाएं। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी, आप ऑन एयर करना चाहें तो आप ऑन एयर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूँ इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूँ, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, मुझे आपको आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है? हाँ फिजा। और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, ये मेरे भाई का है, शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई। और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी, और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं बस, ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने के सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा मुफ्ती साहब का भी मौक़िफ़ सुनिए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं? टीम मुफ्ती साहब मुझे सुन पा रहे हैं या सुनकर भी नहीं सुन पा रहे? आ रही है। जी बिल्कुल आ रही मुफ्ती साहब। ये अब नई ताज़ा वीडियो आ गई, आपकी वायरल हो गई है। इससे पहले आपने मेरे शो में वादा किया था कि आप किसी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया। ये नई वीडियो आ गई, आपको थप्पड़ पड़ गया हरीम से, क्या कहेंगे आप? क्यों मारा थप्पड़ हरीम ने आपको? मोहतरमा बात यह है कि मैं बिल्कुल अपने अहद से पाबंद हूँ। मैं मेहमान था, कराची में एक चैनल है उसका नाम है टीवी मुझे मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम के हवाले से दावत दे देते इजहार ख्याल का।
जैसे मोहतरम डॉक्टर फिजा साहबा जनाब मुझसे जब रब्ता करती हैं तो मैं फ़ौरन आपकी बात के ऊपर रद्द अमल ज़रूर इजहार करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुझसे जब बात पूछती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क और मिल्लत की खिदमत के हवाले से हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूँ, तो आप आगे उसको जनाब गैर हो जाता है मेरा प्रोग्राम जो आपकी वजह से आए। इसी सूरत हाल में डी टेलीविज़न वाले जो है मुझसे क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हीं की दावत पर मैं पहुँचा कराची। कराची पहुंचने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो आगे मैंने देखा कि जी टीवी की तरफ से जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है उसको मोहतरमा हरीम शाह साहब चला रही हैं और उनके साथ एक और बच्ची मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी पे बैठा उनकी इसरार के बावजूद। फिर उसके बाद ये है कि मैंने उनसे जो बात की वो खुद भी तस्लीम कर रही हैं कि मैंने कहा कलमे को गवाह बना लेते हैं ताकि कलमे की बुनियाद पर आप भी एहतराम करेंगे कलमे का, मैं भी कलमे का एहतराम करूँगा और उसके मुताबिक जनाब। फिर बहरहाल हमने खाना खाया, खाने वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली हुई है। वो चूँकि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। बाकी लोग भी मेरे साथ तस्वीर बना रहे थे, सल्फे बना रही थी, तो मोहतरमा भी कभी दाएं कभी बाएं। तो उनके जो मालिक थे आशिक हुसैन साहब, उनको मैंने शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप एतमाद करें, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी हर उस बात को मान लेता है जो एक अदब के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाए, क्योंकि आशिक हुसैन ने जिस अकीदत और एहतराम के साथ हमें खाना खिलाया मैं एतमाद। उसके बाद जनाब मुझे कहने लगे जी टीवी वालों ने आपके लिए इस गेस्ट हाउस में कमरा रखा हुआ है। मैंने कहा कतई तौर पर मैंने वहाँ नहीं जाना। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के यहाँ चला गया, रात को वहाँ रहा। अगले दिन उसी प्रोग्राम जो जी टीवी का सुबह का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, उसको जनाब जो मुंतजिम है वो खुद तशरीफ ले आए मुझे लेने के लिए। उनका नाम मोहतरम नवीर साहब है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुंतजिम आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं। मैंने कहा आपने तमाम मामलात को देखना है, इसलिए कि हमने वादा किया है कौम के साथ कि हम खवातीन हजरात के साथ आप उस प्रोग्राम को देखेंगे जब वो ऑन एयर होगा। मैं एंकर की तरह बिल्कुल अलग कुर्सी पे बैठा हूँ और उससे 6-7 फुट। अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। आपने पूरी कहानी सुनाई, मैंने बड़े एहतराम के साथ सुनी। हरीम शाह भी मेरे साथ मौजूद है। हरीम आपने भी सुनी। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगी कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? वो जो आप कह रही थी रात वाली बात जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा A to Z इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। आपने फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है और मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि जिसके मैं टीवी चैनल को या फिजा आपको। अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। इन्होंने बिल्कुल एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आप कहती हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है और हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने मुफ्ती साहब ने आपका जवाब लेती हूं। पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, इस क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखें। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो, मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो, मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मुज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो, मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ। फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में। बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूँगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था
कि ये एक वुमनाइज़र है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया, मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज़्ज़त मिलेगी, बस आप आ तो जाएं ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह। मैंने आगे से यही बात रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली यही है, मैंने कहा आ जाए इंशाअल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा हरीम, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी मुफ्ती साहब, आप हरीम की अपनी पूरी बात सुनी, क्या ये सब कुछ हुआ था जो हरीम बता रही हैं? मोहतरमा सर मेरे से दो बातें पूछ रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई है तो क्या मेरे साथ 5-6 हज़रात मौजूद थे। वो भी कलमा पढ़ के बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के प्रूफ के साथ नहीं, मैं हर चीज का सबूत दूंगी। तो झूठ बोल रहे फिजा हैं, मैं हर चीज का सबूत लेके आई बात पर हो रहा है कि आप अल्लाह का नाम लेके मैं अल्लाह का नाम नहीं, मैं कसम भी नहीं, वो मैं सबूत दिखाऊंगी। मुफ्ती साहब, अच्छा हरीम पहले मुफ्ती साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हरीम दोबारा। जी मुफ्ती साहब, तो उस वक्त मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, इनसे यही पूछ रहे हैं कि इनकी गाड़ी में बैठा हूँ जब मैं एयरपोर्ट से कराची। मुफ्ती साहब आप इनकी गाड़ी में बैठे क्यों? आप गए ही क्यों? आप गए ही क्यों? अच्छा दूसरी बात है कि आप लोगों को ये कहते हैं, आपने मुबश्शिर लुकमान साहब को बोला कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ, आप ऐसी बात करते हैं? मुफ्ती साहब की आवाज, मुफ्ती साहब आप क्या लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ है? मामला हो बात सुना कि मुझे जब बोलने दे तो ये खामोशी से सुने, इन्होंने बात की मैंने खामोशी के साथ सुनी। मैं 4 बातें हर बार कह रहा हूँ, सागर जानकर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा, इनकी गाड़ी में नहीं बैठा। अल्लाह को आगे नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई तो मेरे साथ कम अज कम 4 से 5 नौजवान जो फ्लाइट से उतरे थे वो मौजूद थे। मैं हलफन अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिस वक्त इनकी गाड़ी आई है उससे पहले कम अज कम 51 से 52 लोग मेरे साथ तस्वीर बना चुके थे। आप इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, आप खुद जनाब हकीकत की तरफ जाएंगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। जिस वक्त मैकडोनल्ड के सामने कराची एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों के हुजूम की जगह है, और आपको पता है आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों को जरा वक्त से खड़ा करके अच्छी बड़ी तादाद मौजूद है, तो क्या इसी दौरान मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी चूस लिया। खुदा रहा वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए, हकीकत की बातें की जाए। अल्लाह की तरफ से जनाब आपने जवाब दी, मैंने भी देनी है। मोहतरमा ये भी कहती है मैं इस्लामियात की तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर इस कदर जम्मे गफीर में जिसमें एक तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर मैं आपकी पूरी कहानी पे यकीन कर लूं या देखने वाले नाज़रीन यकीन करें, अगर तो आप बार बार अगर हरीम ही आपको फंसा देती हैं, हरीम जानबूझ के आपको फंसा देती हैं और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी बात है मेरी मोहतरमा, आप इनसे पूछें कि जब इन्होंने मुझसे पहली दफा राब्ता किया तो मैंने इनको कहा आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस जाते हैं? क्या ऐसा आपके दिमाग में? टीवी वालों का जनाब इन्होंने मुझे वो भेजा, वो मेरे पास महफूज है। मैं उसी टीवी वालों को क्योंकि अपना मोशन समझता हूँ उसके लिए मैं गया। पहली बात। फिर इनसे आप हलफन कहें कि मुझे क्योंकि इनके ऊपर एक बदएतिमादी की कैफियत थी, मैंने इनको कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुदा ना खासा जनाब का जो है ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। कलमा तैयबा मैंने इसलिए पढ़ाया। अच्छा मुझे तो दुख किस बात पे हो रहा है कि पहले आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद आपने फ्लर्ट शुरू कर दिया उसके साथ। ये क्या बात है मुफ्ती साहब, मुझे बात हजम ही नहीं हो रही। उस बदएतिमादी के खात्मे के लिए मैंने इनको कहा कि आप कलमा तैयबा पढ़ें। अब हर प्रोग्राम के अंदर इनकी नई बात होती है। अब ये मेरे यानी आप देखिए आप कलमा पढ़ाने वाली बात मान रहे हैं ना, इसका मतलब आप इतराफ करें इस बात का कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर हरीम जो बातें कर रही हैं, जो इल्जामात लगा रही हैं, वो किसी हद तक सच है। और एयरपोर्ट की मौजूदगी में जहाँ। अच्छा एक और सवाल। अच्छा हरीम मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हरीम ठीक है मुफ्ती साहब एक में मुझे दीजिएगा। हरीम एक मिनट। हरीम मुझे बताएं आप इतना हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? दूसरी बात ये कि ये और भी बहुत से मुफ्ती हैं हमारे मुल्क में, कभी किसी और के साथ इस तरह की आपने कोई इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाया, ये मुफ्ती कभी ही बार बार क्यों? मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तज़ाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके अपने साथ अपने मोबाइलों में लेके आई हुई हूँ। ये मेरे पास वीडियोज़ हैं और ये जो ज़बान और ये जो गाड़ी में इन्होंने मुझसे बातें की हैं। मजाक कर रही हूँ बस, ये जी माइक के करीब करके इसको आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने। आप अकेले आए, आप कल अकेले आए। अगर आपको यकीन नहीं है तो
आपको आवाज आ रही है? कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम परसों सुबह होगा। कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और सेक्रेटरी के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता मेरे हूँ। साथ रुको रात को। हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, ठीक है हरीम, ये अभी नाज़रीन ये टीम ये वीडियो चलाएगी, ये वीडियो जरा आप अभी देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको हर आपका भी चीज़ बहुत का शुक्रिया। proof दूंगी। इसी के साथ जी आप लास्ट में कुछ कहना, जी ठीक है जी, अभी वीडियो नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप जरा देखिएगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आपके साथ मजाक कर रही हूँ, बस ये मैंने आपके आगे कसम उठाई है, आगे आपकी मर्जी है। चलो आप तो मुझे बताओ कि मैं फिर अकेला हूँ अपने से। आप अकेले आए, आप कल अकेले आए, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्या कहते हैं, इधर कराची में आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम परसों सुबह होगा। कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और सेक्रेटरी के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।